भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर सीटेट परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और डेली एक टॉपिक को हम कवर करते हैं, जिसमें ये आज हमारा जो टॉपिक है वो 20वां है। इसका मतलब ये है कि 20 बड़े टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो 20 ऐसे टॉपिक्स हैं कि हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आपकी सीटेट परीक्षा में आता है। इसकी प्लेलिस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी फॉर सीटेट के नाम से बनी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इससे ठीक पहले हम मूल्यांकन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक की संज्ञा क्यों दी गई है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्यों होना चाहिए और किस तरह से है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, CCE, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सतत का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है लगातार। सबसे पहले तो ये याद रखिए, सतत का मतलब क्या है, लगातार। अब मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लगातार, ठीक है, याद रखेंगे मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लगातार। क्योंकि अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो अधिगम है, वो चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि बालक एकदम 6 महीने तक उसको पढ़ाया आपने, फिर 6 महीने बाद छुट्टियां कर दी, 6 महीने तक छुट्टियां कर दी, फिर 6 महीने बाद पढ़ाया या फिर 2 साल बाद पढ़ाया। जो अधिगम की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। इस वजह से मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए, सतत, यानी कि लगातार होते रहना चाहिए। हर रोज होना चाहिए, हर एक दिन होना चाहिए, हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद पूरा उसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए। अब इसको व्यापक क्यों बोला गया है, मूल्यांकन व्यापक क्यों होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, व्यापक इसलिए होना चाहिए कि बच्चे, जब मूल्यांकन बच्चे का किया जाना चाहिए तो उसमें बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल किया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक यानी कि उसको ज्ञान कितना है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसमें शामिल किया जाना चाहिए। उसका भावात्मक पक्ष उसमें शामिल किया जाना चाहिए। भावात्मक यानी कि उसके भाव किस तरह से हैं, किस तरह से बच्चा रिएक्ट करता है, उसके भाव कैसे हैं, उसके संवेग कैसे हैं। इसके अलावा कौशलात्मक पक्ष भी इसमें शामिल किए गए हैं, कौशलात्मक पक्ष भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से विकास के सभी पक्षों का, बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस वजह से इसलिए वजह से मूल्यांकन को बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, बच्चे की सारी शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, प्लस अशैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक के अलावा अशैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि इसमें भाव, कौशल और उसका ज्ञान, सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो मूल्यांकन है उसको क्यों लाया गया कि मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1986, ये डेट आपको याद होगी, नई शिक्षा नीति आई थी। फिर इसका संशोधन किया गया था 1992, 1992। तो नई शिक्षा नीति आई थी 1992 में, इसका संशोधन करके उसमें ये बात बोली गई कि बच्चे की शैक्षिक गतिविधियों का तो मूल्यांकन किया ही जाना चाहिए, इसके अलावा इसकी अशैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये बात कहाँ से निकल कर आई है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की 1992 की नई शिक्षा नीति से। याद रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन वाली बात जो कहाँ से निकल के आई, 1992 से, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत यानी कि लगातार होते रहना चाहिए, और व्यापक होना चाहिए। सभी चीजें इसमें शामिल होना चाहिए। बच्चे के किस तरह के भाव हैं, बच्चे के किस तरह के कौशल हैं, सारी एक एक चीज इसमें शामिल की जानी चाहिए। अब अशैक्षिक जो गतिविधियां बच्चा करेगा, अब अच्छा एक पॉइंट और है कि जो मूल्यांकन शिक्षक बच्चे का कर रहा है, तो ये औपचारिक होना चाहिए या फिर अनौपचारिक, औपचारिक होना चाहिए या फिर अनौपचारिक। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मूल्यांकन है औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। कई सारी शिक्षक ऐसी विधियां यूज करता है बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए, जो अनौपचारिक रूप से भी मूल्यांकन कर लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बच्चे का जीवन कौशल कैसा है, जीवन कौशल वो चैप्टर है, आपने पता ही होगा, सुपर टेट में पूछा जाता है जीवन कौशल। देखिए मैं आपको ये एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास, ये तीनों चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा जैसे ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ करवा दूंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि शैक्षिक जो गतिविधियां बच्चा कर रहा है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए, अशैक्षिक गतिविधियां कर रहा है बच्चा उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे के कौशल कैसे हैं, कौशल यानी कि जीवन कौशल में बच्चा किस तरह का है, वो सारी चीज़ें। उसकी अभिवृत्ति कैसी है, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड कैसा है उसका, उस चीज़ का भी, हर एक चीज़ का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
दो शब्द होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में शायद मैं बता चुका हूँ। एक होता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, एक होता है अभिभूति, यानी कि बच्चे इसको बोलते हैं सेंसेशन, बच्चा किस तरह से सोचता है, उसके भाव किस तरह से हैं। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसको अलग अलग करके ही पढ़िएगा, ठीक है। दोनों का मतलब अलग है, अभिवृत्ति अलग है, अभिभूति अलग है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है। अब बात कर लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो कितनी है, क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि मूल्यांकन है वो पुनर्बलन देने का कार्य करता है, एक शिक्षक को भी एक विद्यार्थी को भी। याद रखेंगे मूल्यांकन, लिख लीजिए, इन सारे पॉइंट्स को लिखते जाइए। मूल्यांकन पुनर्बलन प्रदान करता है, एक शिक्षक को भी एक विद्यार्थी को भी, दोनों के लिए सहायक सिद्ध होता है मूल्यांकन, शिक्षक के लिए भी और शिक्षार्थी के लिए भी। एक शिक्षक के लिए उसकी किस तरह की कार्यनीति होनी चाहिए उसको बनाने में मदद करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए कि शिक्षक की क्या कार्यनीतियां हैं। तो ये सब चीज़ों को शिक्षक कैसे जान पाता है, बच्चे का मूल्यांकन करके, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की क्या क्या कमजोरियां हैं, बच्चे की जो जो कमजोरियां हैं उन सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए शिक्षक क्या करता है, बच्चे का मूल्यांकन करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं महत्व डिस्कस कर रहा हूँ केवल, ठीक है। इसके अलावा उसकी प्रोग्रेस कितनी है, बच्चे की प्रगति कैसी है और उसकी सीमा, और उसकी सीमा कहती है, प्रगति की सीमा कितनी है, वो किस तरह से सीख रहा है, कितनी स्पीड में सीख रहा है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का आंकड़ा एक शिक्षक को मिल जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक, याद रखना, मूल्यांकन करने के द्वारा अपने आप को भी आंक सकता है, ठीक है। याद रखेंगे, स्वयं को एक शिक्षक जानने के लिए बच्चे का मूल्यांकन कर सकता है। बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए एक शिक्षक को भी अपने बारे में कई सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो ये भी सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और कई सारे जो कमियां हैं शिक्षक सुधारने की कोशिश करता है। तो ये केवल इतना महत्व है, इस महत्व का सार इतना ही है। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, तो आपको पता ही है कि शिक्षक के लिए भी अच्छा है, विद्यार्थी के लिए भी अच्छा है। विद्यार्थी की कमजोरियाँ, शिक्षक की कमजोरियाँ, सारी चीज़ें पता लगती हैं इससे। बच्चे की प्रगति किस तरह की है, स्पीड क्या है, परफॉर्मेंस किस तरह से दे रहा है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, उसकी रुचि किन किन चीज़ों में है, तो ये सारी चीज़ें भी पता लग जाती हैं। तो यहाँ पर ये इसका महत्व भी हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये है इसका महत्व। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व इतना है कि शिक्षक को अपनी जो भी कार्यनीति डिसाइड करनी है वो पता लग जाती है उसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक करता है तो उसके कुछ साधन और विधियां हैं जिनकी सहायता से शिक्षक क्या करता है, बच्चे का मूल्यांकन करता है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्नावली विधि होती है। और प्रश्नावली विधि में एक शिक्षक बच्चे से कई सारे प्रश्न करके भी उसका मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जीवन से जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं उनसे होने चाहिए प्रश्न किस कैसे होने चाहिए, बालक के जो जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे का मूल्यांकन हो जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि प्रश्नावली कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू भी ले सकता है शिक्षक, क्या है, इंटरव्यू भी ले सकता है, साक्षात्कार, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो साक्षात्कार लेकर भी बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बच्चे का मूल्यांकन औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में कि बच्चे को पता ही नहीं होता है, बच्चे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चे का मूल्यांकन हो जाता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। साक्षात्कार से भी बच्चे की प्रगति यानी कि प्रोग्रेस के बारे में पता लग जाता है शिक्षक को। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, पोर्टफोलियो, विवरण वाली चीज़ बताई थी, पोर्टफोलियो। सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट था पोर्टफोलियो, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट है पोर्टफोलियो, इसको बोलते हैं विवरण। बच्चे का विवरण रहता है शिक्षक के पास पोर्टफोलियो में कि बच्चा कितना सीख रहा है। जैसे उसने एडमिशन लिया था हमारे स्कूल में बच्चे ने, तो कौन कौन सी भाषा जानता था, क्या लेवल था उसकी भाषा था, कितने तक पहाड़े जानता था, अभी कितना तक हो चुका है, ये सारी चीज़ का पोर्टफोलियो उसके पास रहता है। 6 महीने बाद बालक को, 6 महीने पहले बालक को 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ पाता था, अभी बालक मात्राओं वाले शब्द भी पढ़ रहा है 6 महीने बाद। तो ये सारा उसकी प्रोग्रेस का पोर्टफोलियो यानी कि विवरण रहता है शिक्षक के पास। तो अपने आप में बड़ा पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट और पावरफुल पॉइंट है। ये दिख जाए तो इसी को सीधा आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो करके करता है।
और तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ सूची एक चेकलिस्ट होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। घटना वृत्त करके भी बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो विधियों को आप देख लेना, जो मैंने विधियाँ बताई थी, तो ये कुछ विधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक बच्चे का मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। अब नीचे मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ये बताइए कि जो ब्लूम ने अपना वर्गीकरण दिया है वो किस चीज़ का है? शैक्षिक गतिविधियों का है, बच्चे के ज्ञान का है, उसके बौद्धिक विकास का है, किस चीज़ का विवरण है? बच्चे ने जो ब्लूम ने जो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं पक्ष, वो जो टैक्सोनॉमी है, जो वर्गीकरण है, वो किसके ऊपर संबंधित है, उसका मेन पॉइंट क्या है? तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।